बेसिकली हमने पढ़ रहे थे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में आपके पास 3 तरह के डाटा टाइप आते हैं, जिसमें से एक हमने डिस्कस की थी इंटीजर। उसके अलावा हमारे पास एक डाटा टाइप आती है फ्लोट। इंटीजर में हमने अनसाइंड इंट जरूर पढ़ा था, लेकिन वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में कंसीडर नहीं करते हम। बेसिकली वो इंट की ही एक्सटेंशंस हैं, यानी कि अगर आपको और ज़्यादा डाटा और बड़ा लेंदी नंबर है आपके पास, तो उसके लिए हम अपने इंटीजर को एक्सटेंड कर सकते हैं। अनसाइंड इंट, लॉन्ग अनसाइंड इंट, इनके ऊपर भी आऊँगा मैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे पास सेकंड डाटा टाइप आती है फ्लोट। फ्लोट बेसिकली आपके पास 4 बाइट्स का होता है, लेकिन मैंने पहले कहा कि टोटली डिपेंडेंट अपॉन द आर्किटेक्चर ऑफ योर सिस्टम कि उसका साइज़ कितना होने वाला है। 4 बाइट्स भी कह सकते हैं हम, 8 बाइट्स भी कह सकते हैं, 4 बाइट्स और 8 बाइट्स। अब अगर हम 4 बाइट्स कहते हैं तो इसका मतलब सी प्रोग्रामिंग में क्या माना जाता है? इसका मतलब ये टोटल 32 बाइट्स कंज्यूम करता है, ठीक है। टोटल इसकी बाइट्स नहीं, सॉरी 32 बिट्स। तो टोटल इसके पास 32 बिट्स रहती हैं, जिसमें से अगर हम टोटली कहें तो अबाउट 6 बिट्स, यानी कि ये मेंटीसा पार्ट को देता है फ्लोट के। मेंटीसा पार्ट का मतलब होता है इसका जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे वो अबाउट 6 प्लेस तक ये राउंड ऑफ कर सकता है, 6 प्लेस तक एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई नंबर है 5 और उसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ फ्लोट में, तो फ्लोट में वो जो आंसर हमें देगा वो 5.00000 इस तरह 6 टाइम्स में आंसर में मिलेगा, बिकॉज इसके 6 बिट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड रहते हैं पॉइंट के बाद डिस्प्ले करने के लिए वैल्यूज़ को, राइट। इसके बाद हमारे पास आता है कैर, या जिसको लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन में 4 भी कहा जाता है। इंडियन प्रोनाउंसिएशन को यूज़ किया गया तो इसको 4 या कैर भी कहा जाता है। करेक्टर बेसिकली आपके पास 1 बाइट कंज्यूम करता है। बड़े सिस्टम्स में 64 बाइट्स, 64 बिट आर्किटेक्चर में ये 2 बाइट्स भी हो सकता है। 1 बाइट का मतलब टोटल बिट्स होती हैं 8 बिट्स। तो कितना बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है? 2⁸ एंड दैट इज़ 256। हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। तो 256 बिट स्टोर हो सकते हैं। 256 बिट्स ये मतलब प्लेसेस स्टोर कर सकता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने डाटा टाइप्स पढ़ ली हैं, तो जब हम इनपुट लेते हैं किसी सिस्टम में, तो इनपुट लेने के लिए हमें जो भी इनपुट ली जा रही है उसको कहीं स्टोर करना पड़ता है। उस स्टोरिंग को बनाने के लिए, उस स्टोरेज को बनाने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिखा इंट ए, तो इस इंट ए का बहुत सारे मीनिंग अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये कि ये एक वेरिएबल डेक्लारेशन है। दूसरा, इस लाइन से हम क्या समझें, हमें क्या क्या जानकारी मिली है पहले वो हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे पास थोड़ी भी कम जानकारी हुई तो मैं वेरिएबल के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। दूसरा, इसकी टोटल बाइट्स कंजम्पशन कितनी होगी? 2 बाइट्स की, ठीक है। और आपको क्या लगता है इससे और क्या जानकारी आपको मिल रही है? कुछ आप ऐड करना चाहते हैं? जी जी। और हम ये कह सकते हैं कि इस वेरिएबल का नाम क्या है? ए है, यानी कि ए एक आइडेंटिफायर है ना। और कोई इन्फॉर्मेशन सर एक स्टोरेज टाइप है, मतलब कंटेनर है जिसका नाम ए है। हाँ, और कोई इन्फॉर्मेशन? लेट अस राइट दिस, इट इज़ अ कंटेनर। व्हाट एल्स? बस ख़त्म हो गई इन्फॉर्मेशन। तो अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन अधूरी होगी तो मैं वेरिएबल के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैंने ये इंट ए लिखा तो कंप्यूटर की मेमोरी में मेरे लिए एक स्पेस जनरेट हुआ। अब जब हम स्पेसेस कंप्यूटर की मेमोरी में बात कर रहे हैं, जब हम कोई जगह रिजर्व करते हैं तो उसका अपना एड्रेस मिलता है, पता है ना आपको ये? तो उसका अपना एक एड्रेस होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर एक और चीज़ पता चलती है सर, ये वेरिएबल नहीं सर, वो तो कांस्टेंट और वेरिएबल अलग होता है। हाँ, और आपको क्या पता चलता है? और कुछ बचा मेरे पास क्या? और तो नहीं है सर। नहीं, चलिए एक और चीज़ ढूंढते हैं। और ये एक लोकल वेरिएबल है ना, क्योंकि ये मेन के अंदर डिक्लेयर है, तो मेन के बाहर इसका वजूद नहीं है। और कोई इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी भी छोड़ रहा हूँ, कुछ ऐसा?
इसका मैक्सिमम साइज कितना होगा, इतना। और कोई इन्फॉर्मेशन जो मैं छोड़ रहा हूँ, इसका मिनिमम साइज इतना होगा। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको लगता है अभी भी मिसिंग है? नहीं, ये एक साइंड इंट है। कैसा है? साइंड इंट, यानी कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो देखो, एक वेरिएबल के नेम के पीछे कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, यानी कि कितने ही टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं एक वेरिएबल के नाम लिखने से, है ना। अब जब हमने कहा कि ये इंट ए लिखने का मतलब है मेमोरी में एक एरिया मिला और मुझे वहाँ पे एड्रेसेस मिले। कितने एड्रेसेस मिले होंगे? जितना इसका टोटल साइज होगा। कितना इसका टोटल साइज है? 32767 माइनस 32768, यानी कि 65,535 लोकेशंस मैंने बुक कर ली। तो अब ये अपनी इन लोकेशंस को छोड़ेगा कब? अगर मैं मेमोरी इस तरह से बुक करता चला जाऊंगा तो एक टाइम ये आएगा कि मेरे पीसी की मेमोरी फिल हो सकती है। मैं अभी छोटे प्रोग्राम की बात नहीं, बट अगर एक प्रोग्राम में मेरे 20 to 25 वेरिएबल्स हैं, या लेट अस सपोज बहुत कम नोट पे हम कहते हैं 5 वेरिएबल्स हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे कंप्यूटर की मेमोरी क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी ना। तो यानी कि ये अब वेरिएबल अपनी मेमोरी कब छोड़ेगा? तो इन तरह के वेरिएबल्स को हम कहते हैं ऑटो वेरिएबल्स। पढ़ा है आपने ये भी? नो सर। जी, ऑटो हमारे पास बेसिकली एक स्टोरेज क्लास होती है, यानी कि सी के अंदर एक टॉपिक आता है स्टोरेज क्लासेस का, ठीक है। तो हमारे पास ऑटो क्या है? एक तरह की स्टोरेज क्लास है, यानी कि जिन वेरिएबल्स को आप सिंपली डिक्लेयर करते हो सिर्फ इस तरह लिख के, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होते हैं, यानी कि उसके आगे आपको ऑटो लिखना ज़रूरी नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑटोमेटिक वेरिएबल होता है। और ऑटोमेटिक वेरिएबल क्या होता है? तो स्टोरेज क्लास क्या होती है? स्टोरेज क्लास एक वेरिएबल के बारे में दो चीज़ें बताती है, एक उसका लाइफ टाइम और दूसरा उसकी स्कोप। लाइफ टाइम यानी कि अगर मैंने इस वेरिएबल को कोई वैल्यू दी 10, तो ये कब तक उस वैल्यू को होल्ड रखेगा, ठीक है, यानी कि इसके पास वो 10 कब तक सेव रहेगा। तो इसका आंसर ये है कि ये ऐसे वेरिएबल सिर्फ ब्लॉक लेवल तक रहते हैं, यानी कि जैसे इस मेन की ब्रेसिस ये हमारा प्रोग्राम हम क्लोज कर देंगे, उसी वक्त ये ए मेमोरी से डिलीट हो जाएगा अपनी, यानी कि जो लास्ट टाइम वैल्यू इसने होल्ड करके रखी थी वो ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा होगा जब हम प्रोग्राम रन करके एग्जिट होते हैं तो दोबारा ए के पास वो वैल्यू नहीं होती है ना। वो एक प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उसका लाइफ टाइम इतना नहीं है, ठीक है। और दूसरा इसका आता है स्कोप इसका होता है लोकल, जो हमने पहले डिस्कस कर ली, ठीक है। और एक आपको और चीज़ इसमें पता चलती है, दैट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि अगर आप इस तरह के वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो कैसी वैल्यू लेगा? गार्बेज वैल्यू। अब बताओ, एक वेरिएबल के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, ठीक है ना। तो किसी भी बुक में इतना ब्रीफ नहीं होता है कि वेरिएबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक वेरिएबल के बारे में इतना कुछ समझ जाते हो तो कभी भी आपको वेरिएबल लिखने में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। नाउ वी कम्स टू क्लियर स्क्रीन। सर एक डाउट था। जी 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 पूछिए सर, जैसे कल आपने ओवरफ्लो का बताया कि हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसी अंडरफ्लो की कोई कैलकुलेशन होती है सर? अंडरफ्लो की कोई कैलकुलेशन नहीं है। अंडरफ्लो इज बेसिकली इट इज़ एन एम्प्टी बीकर एंड यू वांट टू, मतलब आप उसको खाली करना चाहते हैं किसी ग्लास के अंदर, तो क्या खाली होगा, क्या उठाएगा, वो यू कांट से इट, क्योंकि वो किसी ना किसी रैंडम मेमोरी से कुछ ना कुछ उठा लाएगा। अब रैंडम, क्योंकि मेमोरी का नाम ही रैंडम है, तो रैंडम का मतलब होता है स्यूडो, और स्यूडो का मतलब दूसरी तरह से होता है फॉल्स, समथिंग विच इज़ नॉट स्टेबल, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम। तो रैंडमली मतलब हम क्या नहीं कह सकते वो फिक्स्ड वैल्यू ही हमेशा आएगी, इट कैन बी डिफरेंट वन, है ना। वो पता नहीं किस मेमोरी को हिट कर रहा है इस वक्त, कल मैं कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट करूँगा, पता नहीं किस मेमोरी को हिट करेगा, वट एवर मेमोरी इज अवेलेबल विद इट, समझ आ रहा है। सो वी कांट प्रेडिक्ट दैट वैल्यू कि वो क्या उठा के लाने वाला है, ओके। नाउ कम्स टू योर इनपुट स्टेटमेंट। सुनिए आपने इनपुट स्टेटमेंट भी, यस सर। कौन सी होती है हमारे पास? स्कैनफ। अब हम स्कैनफ के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, है ना। स्कैनफ का मतलब होता है स्कैनिंग फंक्शन विच स्कैन्स द इनपुट विच टेक्स द डाटा फ्रॉम
सम इनपुट डिवाइस, किसी इनपुट डिवाइस से इसके तक डाटा पहुंचेगा। मैं एक वेरिएबल में वैल्यू डालना चाहता हूँ ए नाम के वेरिएबल में, कैसी डाटा टाइप है उसकी, इंटीजर्स। क्या यूज़र को मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि वो सिर्फ इंटीजर ही डाल सकता है? अगर मैंने यूज़र को स्कैनएफ स्टेटमेंट लगाई कि स्कैनएफ एंटर द वैल्यू ऑफ इंटीजर, है ना, सो उसके लिए तो सभी डोर्स ओपन है, वो चाहे 12.2 लिख दे, चाहे वो ए एंटर कर दे, चाहे वो 12 एंटर कर दे, यू कांट लिमिट हिम, है ना। लेकिन आज के ट्रेंड में आप देखोगे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या अपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस यूज़र के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्कैनएफ में सबसे पहले क्या लिखते हैं। स्कैनएफ में सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलेंगे इसको, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है किसी वेरिएबल का। अगर मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप है तो वो कैसे नंबर्स होते हैं, डेसिमल, सो वी विल राइट परसेंटेज डी, दैट इज कॉल्ड डेसिमल। या इंटीजर्स को हम परसेंटेज आई भी लिख सकते हैं। मुझे श्योर हूँ, मैं आपको परसेंटेज आई के बारे में पता है या नहीं, आई एम डैम श्योर इसके बारे में नहीं पता है। सो यू कैन राइट इट एज परसेंटेज आई ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीजर, है ना। परसेंटेज डी मीन्स डेसिमल नंबर्स। डेसिमल का यहाँ पे ये नहीं मतलब कि पॉइंट वाला, मतलब विदाउट फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक 2, 3, 4, 5, 6, है ना। सिमिलरली इफ वी आर राइटिंग फ्लोट, हाँ जी पूछिए। यूनिट्स नहीं है यूज करना, मतलब याद रहेगा हमें, तो उस हिसाब से हम परसेंटेज डी, अगर हम शुरुआत में जैसे यूज करते हैं तो परसेंटेज डी यूज करते हैं, हम परसेंटेज एफ हम फ्लोट के लिए यूज करते हैं तो वो हमें याद रहता है। हाँ, तो सर हम डी क्यों यूज करते हैं, आई क्यों यूज करते हैं? बिकॉज बच्चे जब ये नंबर्स उठाए जाते हैं तो ये न्यूमेरिक सिस्टम से उठाए जाते हैं, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में जो आपका 0 to 9 नंबर्स है उनको बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। और हम नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स यानी कि 0 to 9 से जो कॉम्बिनेशन से नंबर्स बनते हैं उनको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो क्योंकि आपकी जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ये इनका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन मैथ के साथ से होता है। अगर आपका मैथ अच्छा है तो ये माना जाता है कि आपके कंप्यूटर के लॉजिक्स में भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज़ ईजी टू रिमेंबर परसेंटेज डी रेदर देन आई। हाँ, उसको रिलेट कर सकते हैं, बट अगर परसेंटेज आई लिखते तो मे बी इंटीजर्स बताना कि स्टूडेंट को मुश्किल होगा, रेदर देन किसी को ये बताना आसान है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम हुज बेस इज 10, है ना। ओके सर। नाउ वी आर राइटिंग परसेंटेज एफ फॉर फ्लोट सिस्टम। सिमिलरली वी कैन write for characters we are writing percentage C, and that are called format specifiers, by default format specifier for primitive data types. तो सबसे पहले हम scanf में लिखते हैं format specifiers। तो format specifier जिसकी इनपुट आप मांग रहे हो उसी सीक्वेंस में आप लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगल वेरिएबल की इनपुट मांग रहा हूँ, सो आई विल जस्ट टाइप परसेंटेज डी बिकॉज माई ए इज ऑफ इंटीजर टाइप। देन व्हाट वी राइट कॉमा एड्रेस ऑफ ए। नाउ मैं इसको एम्परसेंड नहीं कहूँगा, आप पढ़ते हैं इसको एंड ए, या हम पढ़ते हैं कई स्टूडेंट एम्परसेंड ए, तो उनकी गलती क्या है, क्योंकि हमने उसका प्रोनाउंसिएशन गलत रखा। हमने उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं, हमने उसको जो हम उस वर्ड को पढ़ रहे हैं उसको मैं डिक्टेट गलत कर रहा हूँ, मैं उस वर्ड के बारे में बता गलत रहा हूँ। अगर मैं उसको इस तरह पढ़ूंगा एड्रेस ऑफ ए तो मुझे बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ एड्रेस ऑफ ए मतलब ए का अपना कोई एड्रेस है जिसके ऊपर वो इंटीजर वैल्यू डालता है। नाउ इट रिलेट्स टू योर डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड कंटेनर। इट इज टाइप ऑफ ए बॉक्स इन विच यू आर प्लेसिंग द वैल्यू। नो व्हाई वी आर नेमिंग इट एज ए, बिकॉज लेट अस सपोज मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और सभी के अपने अपने नेम हैं, इंडिया, अमेरिका, चाइना एंड ऑल। अगर सभी कंट्रीज़ के नेम ना हो, सभी कंट्रीज़ को एक कोड दे दूँ मैं, 2567 इंडिया, 2943 अमेरिका, दुबई 2875, तो कौन सी चीज़ आपको इजी है क्रुक करना? एड्रेसेस यानी कि x85674 इस तरह से, या सिंपली इंडिया? सर इंडिया। तो सिमिलरली जब हम किसी कंटेनर में डाटा स्टोर करते हैं तो वो एक एड्रेस लेता है मेमोरी के अंदर जो कि हेक्साडेसिमल नोटेशंस में होता है, और हेक्साडेसिमल नोटेशंस में A to E भी लेटर्स रहते हैं, नंबर सिस्टम भी रहता है और X बीच में आता है।
तो उस करके उन नंबर्स को क्रैम कर पाना, उन नंबर्स को याद कर पाना, आयन से ही रिसाइट कर पाना बहुत टिपिकल। तो हम उस एड्रेस को एक इजी नेम दे देते हैं जिसको आइडेंटिफायर कहा जाता है। आइडेंटिफायर की हिंदी ही यही होती है कि जिससे किसी चीज़ की पहचान हो रही है। अब किसकी पहचान कर रहे हैं हम? किसी एड्रेस की पहचान कर रहे हैं जो कि ए का एड्रेस है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, जो मैं अभी आपके सामने प्रिंट भी करूँगा कि ए का एड्रेस है क्या, है ना। तो अब हमने इस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू डालनी है? परसेंटेज डी, दैट इज़ द इंटीजर value. We are placing this value at the address of A. So what we can write at the address of A, what we are saving is an integer value. Okay, we are demanding some integer value from the user, but user is not restricted somehow from writing this statement कि वो सिर्फ integer ही डाल। We are not restricting the user, है ना। तो user के पास बहुत बड़ा space है, वो वहाँ पे क्या डाल सकता है, वो वहाँ से फ्लोट वैल्यू एंटर कर सकता है, वो रेंडमली कोई स्ट्रिंग बीच में घुसा सकता है, कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स वहाँ पे एंटर कर सकता है। हम जब यूज़र होते हैं तो हम जब टेस्टिंग करते हैं तो हम किसी ना किसी को सॉफ्टवेयर को बड़ा उल्टा सीधा वैल्यूज डाल के देखते हैं। ठीक है, तो यूज़र के पास ये हमेशा टेंडेंसी रहती है कि जिस चीज़ से आप मना करोगे वो ज़रूर करके देखेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इंटीजर, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी वो एंटर कर सकता है। अब अगर इस केस में यूज़र ने इंटीजर में कैर डाला, यानी कि करेक्टर, इंटीजर में क्या डाला? करेक्टर, तो अब आपको थंब रूल याद रखना है, ऑलवेज स्मॉलर डाटा टाइप कन्वर्ट्स इम्प्लिसिटली या ऑटोमेटिकली इनटू लार्जर डाटा टाइप। दिस इज द थंब रूल फॉर प्रोग्राम, फॉर सी प्रोग्राम। ठीक है, क्या कहा उसने? हमेशा छोटी डाटा टाइप किस में कन्वर्ट हो जाती है? बड़ी डाटा टाइप में। करेक्टर है 2 बाइट्स, 1 बाइट, इंटीजर है 2 बाइट्स, तो छोटी कौन हुई? करेक्टर, और वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो कल कह रहे थे कि स्काई कोड बन जाएगा, वो इसी करके बन रहा है। नो लेट अस सपोज हमने इंटीजर में फ्लोट डाला। अब फ्लोट बड़ा है कि इंटीजर? फ्लोट बड़ा है, तो हमारा थंब रूल का काम करेगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या फ्लोट इंटीजर में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम अगर कोई नंबर सेव कर रहे हैं 28.99, ठीक है, तो हमारे पास इंटीजर में कितनी वैल्यू रह जाएगी? 28। क्या यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि या क्या ये कन्वर्ट हुआ? सर कंकैटिनेट हो गया। हाँ जी सर, कंकैटिनेट हो गया। कंकैटिनेट नहीं, ट्रंकेट हो गया। कंकैटिनेट तो होता है जोड़ना, ये क्या हो गया? ट्रंकेट हो गया, यानी कि उसकी वैल्यू वहाँ से जो उसका पॉइंट वाला पोर्शन था वो डिलीट हो गया। तो इस केस में हम क्या कहते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई? लॉस हो गई, लूज द इंफॉर्मेशन। तो अगर आप बड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाओगे तो ऐसी कन्वर्जन्स वहाँ पे अलाउ नहीं होती, यानी कि आप बड़ी डाटा टाइप को छोटी डाटा टाइप में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। लाइक जावा, .NET, इनमें आप ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होगी। क्लियर है? ओके, यस सर। तो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्जन कब कहता? अगर ये 28.99 29 बन जाता, तब मैं ये कहता कि ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। ओके, गॉट इट? अब अगर yes, अब हम कहें फ्लोट इज इक्वल टू इंटीजर, अब भी बड़ा कौन है? फ्लोट। तो अगर मैंने किसी फ्लोट में 2 को डाला तो व्हाट विल बी द रिजल्टिंग वैल्यू? क्या वे फ्लोट में बदलेगा? सर रिपीट कर दो। अगर मैंने इंटीजर को फ्लोट में सेव किया तो क्या इंटीजर फ्लोट में बदल जाएगा? यस सर। हाँ, बदल जाएगा। 2.000000 आपके पास आंसर में आएगा। क्लियर है? यहाँ तक बेसिक्स समझ रहे हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, बहुत इजी वे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने मे भी पढ़ा भी है ये सब, लेकिन इन डेप्थ पढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हमने ये एक वेरिएबल मांगा था, ए इनपुट मांगी थी। सो वाइल आई रन दिस प्रोग्राम, तो फॉर द टाइम बीइंग माय विंडो पोस्ट, अब ये getch की तरह ही बिहेव कर रहा है। getch में भी ऐसा ही कर्सर ब्लिंक करता है, बट द डिफरेंस इज अगर मुझे scanf लगा के ये रोकनी है तो मुझे उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा, बिकॉज scanf किसी एड्रेस पे जाके वैल्यू सेव करने के काम आता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया
और वो ए में जाके सेव हो गया, लेकिन अभी तक मैंने उसको प्रिंट नहीं किया। ठीक है, इससे पहले Yes, sir. कि मैं प्रिंट कर दूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए का एड्रेस और ए की वैल्यू। तो जब हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं? तो कभी भी किसी प्रोग्राम को करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उसकी आउटपुट में मैं चाहता क्या हूँ। जब तक मुझे यही नहीं पता कि मुझे आउटपुट क्या चाहिए, मैं लॉजिक कैसे लिखूँ? लेट अस सपोज मुझे कहा गया राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। अब मुझे ये पता नहीं फैक्टोरियल क्या होता है, तो क्या मैं उसका कोड लिख दूंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना, तो मैं उसका कोड ही नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे यही नहीं पता फैक्टोरियल होता क्या है। तो इसीलिए जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें आउटपुट पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं अपनी आउटपुट सिर्फ इस तरह चाहता हूँ कि वहाँ 10 दिखे? क्या मैं अपनी आउटपुट इस तरह चाहता हूँ कि वहाँ दिखे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10? क्या मैं इस तरह अपनी आउटपुट चाहता हूँ ए इज इक्वल टू 10? तो मैं किस तरह से अपनी आउटपुट चाहता हूँ वो मुझे पहले पता होना बहुत जरूरी। अब अगर तो मैं चाहता हूँ डायरेक्टली प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ 10, तो 10 किसकी वैल्यू है? ए की। ए क्या है? इंटीजर। सो वी जस्ट यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर इन दिस एंड रेफर दिस फॉर्मेट स्पेसिफायर विद ए, बिकॉज हमने पढ़ा था प्रिंटफ की स्टेटमेंट में कि इसके बाद ट्रिपल डॉट्स होते हैं, यानी कि एलिप्सिस होते हैं, तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे कोमा 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 करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ए अपनी वैल्यू कहाँ प्रिंट करेगा? जहाँ पे उसको रेफ़र किया गया है। ठीक है, सो इन दिस टाइम इफ़ आई एम एंटरिंग 10 वी कैन गेट द आउटपुट स्क्रीन एंड द वैल्यू इज 10। नाउ इफ़ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए लाइक दिस प्रिंट एफ, सो जो भी मैं टेक्स्ट साथ में प्रिंट करना चाहता हूँ वो एज इट इज़ ही लिखना है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, बस जहाँ पे उसकी वैल्यू चाहिए वहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा वेरिएबल नेम एंड देन वी रन दिस, we get the value 10 and again we can check alt F5 and we are getting value of a is equal to 10. ठीक है, so in this case a equal to 10, that is for your practice, you can do it at your home. Okay, समझ गए? चलिए, Yes, sir. तो अभी ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन, यानी कि छोटी क्या, काफ़ी इलेबोरेटेड डिस्क्रिप्शन एक वेरिएबल के बारे में आपको बताई। अब हम चलते हैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के। तो जब हम अकेला एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि वेरिएबल यहाँ पे लिखा है आपने इंट ए, तो इसका मतलब होता है डिक्लेयर करना, डेक्लारेशन करना। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ ए इक्वल टू 10, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्या किया हमने? Assign, sir. हाँ, इसको कहेंगे डिफाइन किया, डेफिनेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, और जब मैं कहूँ डेक्लारेशन प्लस डेफिनेशन, तो उसका मतलब क्या हुआ? इंट ए इज इक्वल टू 10 and it is called declaration plus definition and that is named as initialization. ठीक है, जब हम डिक्लेयर और डेफिनेशन एक ही जगह पे कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? इनिशियलाइजेशन बोलेंगे। ओके, हाँ जी सर. चलिए, तो अब हमने क्लियर स्क्रीन लगाया एंड वी वांट टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए। सो व्हाट वी डू, वी वांट टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, I want to print address of A. No, address of A is not necessarily an integer number. It may be out of range of integer. So what we are trying to print, previously we just trying to print address of A is equal to percentage D comma A, right? And get ch. So we run this program and address of A उसने क्या लिखा है? 10 लिख दिया। लेकिन क्या ये एड्रेस ऑफ ए होगा? इतना सा एड्रेस हमारी मेमोरी में नहीं मिलता है। ये बेसिकली आपका नंबर कहीं ओवरफ्लो हुआ और घूम के वापस पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ आ गया। तो एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करने के लिए आपको हमेशा अनसाइंड इंटीजर में प्रिंट करना है। ठीक है, सो व्हेन वी रन दिस द रियल एड्रेस ऑफ ए, सॉरी आपको यहाँ पे एंड ए लगाना है, नॉट दिस। पहले परसेंटेज डी करते हैं तो -12 आया तो ओवरफ्लो है। अब हमें क्या लगाना है? अनसाइंड इंट। So what is the address of A? 65524। किसकी रेंज में आता है ये? अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, Yes, sir. तो अब लेट अस सपोज मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया B। इसको क्या एड्रेस मिलेगा? क्या आप गैस कर सकते हैं? Sir, कोई भी रैंडम एड्रेस. रैंडम नहीं जाएगा बच्चे, एड्रेस कभी भी रैंडमली नहीं चलता।
क्योंकि अभी हमने एक एड्रेस देखा था एक, दैट इज 65525। सो क्या एड्रेस हो सकता है इसका? 65524 देखा हो। कितने इंटीजर, कितने बाइट्स लेता है इंटीजर? कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है एक इंटीजर? 2 बाइट्स। सर 2 बाइट लेता है ना इंटीजर, मैंने कल ही तो बताया। कितने बाइट लेता है? 2 बाइट। नहीं सर, वो मैं 3 2 उसमें कंफ्यूज हो गया था। अच्छा अच्छा, इंटीजर Bits और कितने bytes बाइट्स में। लेता है? 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। सो व्हेन वी रन दिस, तो अब आप दोनों में डिफरेंस कितने का देख रहे हो? दोनों एड्रेसेस में कितने का फ़र्क आ रहा है? 2 का सर। 2 का, क्योंकि इंटीजर कितने बाइट लेता है? 2 बाइट्स कंज्यूम करता है, इसीलिए दोनों के एड्रेस में आपको 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है। समझ गए? यस सर। चलिए, तो अब चलते हैं थोड़ा और आगे। सर अब एक क्वेरी थी हाँ जी। कि सर इसमें मतलब हम फिर जैसे अगर 2 बाइट्स में हम डिक्लेयर करते जाएं तो एक टाइम आएगा कि हमारा रेंज के बाहर पहुंच जाएगा वो। लाइक सर मतलब अगर हम 2 से डिवाइड करें उतने वेरिएबल्स ही डिक्लेयर कर पाएंगे ना हम। नहीं 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 बच्चे, आप 32768 से तो नहीं रिलेट कर रहे। नहीं सर, जैसे आपने अभी जैसे बी को डिक्लेयर किया हाँ हाँ तो उसमें 2 बाइट्स रिड्यूस करके आ गया हमारे पास एड्रेस। हाँ जी हाँ जी। तो अगर हम ऐसे डिक्लेयर करते जाएं, वैसे इतने सारे वेरिएबल्स को तो हम यूज करेंगे नहीं, बट एग्जैक्टली। अगर हम करें इतने सारे वेरिएबल्स का यूज तो एक टाइम आएगा कि आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे इतने एग्जैक्टली हो variables। सकता है, बट इतने वेरिएबल हम डिक्लेयर करते नहीं हैं जनरली। अगर हम देखें 65524 इज़ अ बिगेस्ट नंबर। इफ़ यू डिवाइड इट बाय 2 यू नीड 32,000 मेमोरीज, एंड फॉर 32,000 मेमोरीज यू नीड टू डिक्लेयर 32,000 वेरिएबल्स। क्या वो एक प्रोग्राम में पॉसिबल है? No, नहीं sir. पॉसिबल है ना। तो इतने वेरिएबल्स चाहिए, तो उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हाँ, मे बी देर इज़ सम पॉसिबिलिटीज़ जब हम कहें कि हम वेबसाइट्स इन सब की बात करें जहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स लॉग इन कर रहे हैं, एंड वी नीड टू सेव डिफरेंट आईडीज़ इनटू डिफरेंट टेबल एंट्रीज। सो वहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट है वो चेंज हो जाता है, बिकॉज एट दैट टाइम वी आर डीलिंग विद सम डाटा बेसिस, है ना। तो स्लोली एंड स्लोली टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई, तो उसमें ये पैटर्न चेंज भी हुआ होगा, ठीक है। Okay, sir. चलिए, so now we are moving towards our first program, that is to find the sum of two numbers, and that is a very simple program, but there is too much things behind the curtains, and there were बहुत कुछ इसके पीछे है। I don't want to beat the bushes, but there are something which is hidden behind this concept. Okay, so let us demand some input from user for A and B. So for getting input from a user, we just write integers, and integers 2 times we need to write format specifier, and then we need to mention address of A and address of B. तो दोनों के लिए हमने %d 2 बार फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया। अगर मैं इतने में प्रोग्राम रन करूं तो मेरा प्रोग्राम एग्जैक्टली अच्छा चला है, क्योंकि आउटपुट स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है और इनपुट आ जाएगी। लेकिन जब भी हम अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम खुद के लिए नहीं बनाते हैं, हम वो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाते हैं? किसी और यूज़र के लिए बनाते हैं जो उसको यूज़ करने वाला है ना। तो जब यूज़र को ये ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी तो क्या उसको यहाँ पे कोई आइडिया है कि इसके पीछे कितने वेरिएबल डिफाइन हुए होंगे? No, sir. नहीं। तो उसके लिए ये एक ब्लैंक स्केच, एक ब्लैंक पेपर है, और उसके ऊपर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, वो जितने मर्जी वैल्यूज़ यहाँ पे डाल देगा, बिकॉज उसके पास कोई लिमिट, वी कांट लिमिट द यूज़र, सो वी एंटरिंग एनी मच डाटा इनटू इंटीजर, हैं वो हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू ही बनने वाली है। तो इसीलिए हमें हर स्कैनफ से पहले उसको एक मैसेज देना पड़ता है कि उसको क्या वैल्यूज़ डालनी है। फॉर एग्जाम्पल आई सेड एंटर वैल्यू of A and B. I will never suggest A and B variables, but जब हम स्टार्टिंग करें तो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे तो अच्छे प्रोग्रामर के साइन यही होते हैं कि वेरिएबल नेम शुड बी गुड एंड रिलेटेड टू योर प्रोग्राम, यानी कि वहाँ पे हो सकता है नंबर 1, नंबर 2, दैट मस्ट बी बेटर। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा डेवलपिंग प्रोग्राम बना रहे हो और उसके अंदर आप ABCD लिख रहे हो तो आप कभी ना कभी ट्रबल में आ जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि आप एक मार्कशीट बनाओ और स्टूडेंट के 7 सब्जेक्ट से नंबर एवरेज निकालो। नो, अगर मैंने इंग्लिश के लिए A रखा, मैथ के लिए B रखा, SST के लिए C रखा, साइंस के लिए D रखा, जनरल नॉलेज के लिए E रखा,
हिस्ट्री के लिए कुछ एफ़ रखा, तो आप बता सकते हो मैंने ए किसके लिए रखा। तो आप ट्रबल में आ जाएंगे, आपको बहुत याद करना पड़ेगा कि मैंने ए किसके लिए रखा, है ना। तो इस तरह की जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको नेमिंग कन्वेंशन शुड बी वेरी गुड। ओके, सो हमने यहाँ पे अब यूज़र से इनपुट मांगी है एंड वी वांट टू प्रिंट द सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। अब बेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक किसको कहेंगे, जिसमें आप मेमोरी सबसे कम यूज़ करो, आपका प्रोग्राम टाइम सबसे कम ले रन होने के लिए, उसको बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स में ऐड किया जाता है। हालांकि ये डाटा स्ट्रक्चर्स में एक पार्ट आता है, टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसको कहा जाता है, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स में भी यही कहा जाता है कि आपको स्पेस सबसे कम कंज्यूम करना है, टाइम सबसे कम लगे, दैट इज़ द बेस्ट एल्गो ऑफ द प्रोग्राम। सो इस केस में अगर मैं एक थर्ड वेरिएबल लूँ इन दोनों को ऐड करने के लिए, सो आई एम स्पेंडिंग 2 बाइट्स एक्स्ट्रा देन ए नॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है, सो उस केस में मैं एक्स्ट्रा कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करूँगा, आई जस्ट डायरेक्टली प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी। नो, पहले मैंने क्या कहा है कि जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो सबसे पहले आपने अपनी आउटपुट लिखनी है कि मुझे आउटपुट में क्या चाहिए। सो लेट अस सपोज आई वांट आउटपुट लाइक दिस, आई वांट टू राइट सम ऑफ एज वैल्यू एंड बीज वैल्यू इज इक्वल टू द रिजल्ट। ओके, मैं इस तरह की आउटपुट चाहता हूँ। सो हाउ वी वांट टू राइट इट, सम ऑफ a's value that is integer, so we will write percentage d, and b's value that is again integer, so we will write percentage d, equal to a plus b that is again integer, so we will write again percentage d, comma पहला percentage d किसके लिए था, a के लिए, दूसरा percentage d b के लिए, और तीसरा percentage d था दोनों के sum के लिए। so I just simply write a plus b। okay, getting it? सर ए प्लस बी के लिए क्यों किया सर हमने? हाँ जी, सर ए प्लस बी के लिए क्यों किया सर? वो तो हम प्रोग्राम में जब बनाएंगे तो वो निकलेगा ना सर, हमने तो अभी तक उसको मतलब निकाला ही नहीं है। निकाला ही नहीं। अब हमने कल प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ लिखा था, यस सर। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले इनर स्टेटमेंट्स रन होंगी देन आउटर स्टेटमेंट रन। तो इस केस में जब हमने a प्लस बी लिखा तो सबसे पहले ये इवेल्युएट होंगे, यानी कि इनकी वैल्यूज़ निकाली जाएंगी, a प्लस बी की, b की, a की, तब वो प्रिंटिंग करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो इनको इवेल्युएट करेगा। ऐसे इवेल्यूशन करने के लिए आप लिख सकते थे c इज इक्वल टू a प्लस बी, है ना, लेकिन मेरे 2 बाइट्स एक्स्ट्रा चले जाते हैं ना उसमें। यस सर। तो मैंने वो c के जो 2 बाइट्स थे वो सेव किए, एंड दैट इज़ गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक। ओके, so when we run this, so we can enter the value of a and b and we are getting the result, sum of 10 and 20 is equal to 30। अब आप बताओ यहाँ तक कोई डाउट आपको किसी भी छोटी मोटी चीज़ में, वो मुझे बता सकते। सर क्लियर? चलिए, यस सर। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे लॉजिक्स की तरफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है लॉजिक्स बनाने में, यानी कि जब मुझे कोई प्रॉब्लम दी गई तो मुझे उसका सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के लिए प्रोग्रामिंग एक तरह के इंग्रेडिएंट्स आपको देती है, आप उससे क्या सोल्यूशन लिखते हो ये आपकी इनोवेशन पे डिपेंडेंट है, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है। ये एक तरह की आपके पास मसालादानी है जो आपके किचन में आपके पास पड़ी है, जिसमें आपके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके गरम मसाला, जीरा, अजवाइन एंड नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर देयर। लेकिन उस एक मसाले से या उन कुछ मसालों से आपके घर में बहुत सारी रेसिपीज़ तैयार होती हैं और बहुत सारी न्यू रेसिपीज़ भी कुक की जाती हैं। सिमिलरली जब हम कोई प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो उसमें जब हम डाटा टाइप्स पढ़ते हैं, आइडेंटिफायर्स पढ़ते हैं, हेडर फाइल्स पढ़ते हैं, कॉन्स्टेंट्स पढ़ते हैं, तो उस केस में हमें वो इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं और हमें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ कुक करनी होती है अपने ब्रेन से। ठीक है, अपने लॉजिक्स बना के। तो उसको हम कहते हैं कि एनालिटिकल माइंड क्रिएट करना, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्दी दे देना। ठीक है, और उसके लिए आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्सिव सिस्टम के साथ वर्क करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि जब उनको कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो इस तरह वो प्रोग्राम लिख लेते हैं जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यानी कि उनको ये याद होता है कि सबसे पहले हैश इंक्लूड लिखना है, हैश इंक्लूड लिखना है,
वॉइड मेन लिखना है, गेट स्टेज लिखना है, 2 नंबर तो मेरे पक्के। जब हम अपने प्रोग्राम को डायरेक्ट इस तरह लिखना शुरू कर देते हैं, उसी वक्त हम अपने प्रोग्राम में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ज़रूरी होता है किसी भी प्रोग्राम का एल्गोरिदम लिखना, है ना। एल्गोरिदम का मतलब होता है सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, है ना। अब ये सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशंस ये होंगे इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज में, और ये फिनाइट स्टेप्स में होगा, यानी कि कुछ स्टेप्स में ही आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन लिखोगे और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको कहा हाउ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी, तो आप उसकी रेसिपी लिखोगे ना कि सबसे पहले हमें स्टोव ऑन करना है, बीकर उसके ऊपर प्लेस करना है, शुगर डालेंगे, टी डालेंगे, कितने स्पून्स डालेंगे, वी नीड टू बॉयल द वाटर, तो मिल्क डालना है। दीज आर नंबर ऑफ रेसिपीज़, है ना। अब एक पर्सन आपके पास आ जाएगा जो आपको आके ये कहेगा नहीं यार इतना काम नहीं करना, पानी उबालो और डिप वाला वो लाओ, उसके पैकेट को डुबाओ 3-4 बार और हमारी टी तैयार हो जाएगी, है ना। थर्ड पर्सन आपके पास आएगा, इतना काम भी क्यों करना है, वी हैव अ रेडीमेड मशीन, तो उसमें आप पानी डालो और उसमें टी मसाला डालो और जस्ट उसका बटन प्रेस करो, टी तैयार हो जाएगी। सो वी हैव 3 सॉल्यूशंस ना फॉर द सेम प्रॉब्लम। यस सर। एंड जब हमारे पास इस तरह सॉल्यूशंस बनते हैं तो उनको हम कहते हैं एल्गोरिदम्स ऑफ द प्रोग्राम। और जो उनमें से बेस्ट होगा, जो उसमें से बेस्ट होगा, पहले तो टाइम एंड स्पेस पे ही चुना जाता है, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। अब अगर आप कहोगे कि ठीक है डिप्टी इज़ माय फाइनल सॉल्यूशन, तो कोई बोलेगा यार मेरे आसपास मार्केट ही नहीं है जहाँ से मैं डिप्टी ला सकूँ, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। उसको ईजिली अवेलेबल नहीं होती, उसको अमेज़ोन से मंगानी पड़े, तो अब उसके आज चाय पत्ती ख़त्म है तो क्या करे, तो अमेज़ोन से तो नहीं मंगवा सकता, इमरजेंसी स्कीम नहीं है वहाँ पे, तो उसके लिए वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। किसी को आपने कहा कि ठीक है आप मशीन से बना लो, आपका टाइम सेव होता है, अब मशीन कॉस्टली होगी, क्या हर पर्सन उसको ख़रीद पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमारे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बेसिकली वेरी कर जाते हैं सर्कमस्टांसेस के ऊपर भी, लेकिन बेसिकली आपका एल्गोरिदम क्या होता है, जो टाइम और स्पेस कम कंज्यूम करेगा वही आपका प्रोग्राम बन जाता है, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। तो लेट अस सपोज अब हमें एक प्रॉब्लम दी गई, ठीक है, वी गॉट ए प्रॉब्लम, मैं इसको प्रॉब्लम कहूँगा, प्रोग्राम हम तब कहेंगे जब हम इसका सोल्यूशन बना लेंगे, तब मैं कहूँगा कि राइट ए प्रोग्राम। अभी तक मैं कह रहा हूँ सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम इज टू स्वैप 2 numbers, that's it, to interchange the value of 2 numbers. For example, A is 10 and B is 20 before the program, and what output I need, because मैंने कहा कि आपको आउटपुट पहले पता होने चाहिए, so in output I need A is equal to 20 and B is equal to 10, that's what I need। अब इसका लॉजिक क्या लिखेंगे? सर थर्ड कंटेनर यूज करेंगे। एग्जैक्टली। अगर हम इसको डायरेक्टली हैश इंक्लूड लिखना शुरू कर देते और आप मुझे कहते कि वहाँ पे सर एक टेम्प ले लेंगे, तो मुझे ये समझ आ जाता था कि ये रेक्टिफिकेशन वाला प्रोग्राम बनाया हुआ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ वहाँ पे थर्ड कंटेनर आपके पास है ही नहीं, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? आपने मुझे कहा ना थर्ड कंटेनर ले लेंगे, तो मैंने कहा सर्कमस्टांस बदल जाते हैं, मैंने सर्कमस्टांस बदल दिया, मैंने कहा थर्ड कंटेनर लेना ही नहीं है। अब क्या करोगे करण? सर हमें वैल्यूज अगर पता है तो हम, हाँ हाँ सर मतलब ए की वैल्यू हम खुद चेंज करके और बी में मतलब खुद ही सर उसको एक्सचेंज कर सकते हैं हम अपने माइंड में स्टोर करके। सर ये बस ओके तो फिर वैसे सर और कुछ नहीं। राइट। कमल को भी पता है इसके बारे में? कुछ नहीं। हाँ सर। चलिए, तो पहले केस में तो पहला सोल्यूशन आपने दिया कि वी हैव 2 बीकर्स एंड बोथ द बीकर्स कंटेन डिफरेंट लिक्विड्स। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा पेंट कैटेगरी में लेके चलता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास we have 2 different beakers
The problem is one beaker contains water and one beakers contain coffee, and I want to exchange the value of both glasses. I want to exchange the content of both glasses. So what feasible solution you have given? That we need a third container. यही कहा आपने. So Yes, sir. इस केस में आप कह सकते हो कि हम वाटर को सबसे पहले एम्प्टी बीकर में डालेंगे. That is our first step. And then we shift this coffee to the water beaker. That is our second step. And in the last we pour this beaker into the second one, and that is our third step. Now in this case we have done with the programming logic, so we can write the logic for it. So for writing the logic we need variable naming. So we can name the beakers, assumpted beakers like A, B, C. Or I can name this as temporary beaker also, as much as your books are saying कि आप इसको temp लिख दो. बट वो रट्टाफिकेशन हो जाता है, क्योंकि कभी कभार दो स्टूडेंट जाते हैं तो एक कहता है कि तूने सी से किया या टेम्प से लिखा. कहते नहीं मैंने सी से किया. वो तो गलत हो गया, सर ने तो टेम्प बताया था. तो इट डजेंट मैटर अब वहाँ पे कैसा वेरिएबल ले लो, लेकिन नेमिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग वी कैन नेम इट एज टेम्प. सो एट द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, ए इज़ शिफ्टेड टू सी. सो मैंने आपको हमेशा कहा कि आपकी सी हमेशा राइट टू लेफ्ट चलती है, तो यानी कि ए इज़ शिफ्टेड टू सी इज़ रिटन लाइक दिस. So we simply say the value of A will be assigned to C. In the second step, what happened? We just shifted the content of B to A. So we can write A is equal to B. And in the last step, we have shifted the contents of C to B. So we are writing B is equal to C. Okay, so after this logic, our numbers get swapped. Now my question is this. You have again two beakers, and we want to shift the data of these two beakers. We want to interchange the values of contents of two beakers without using any third beaker. I doesn't want to use this third beaker. So what is the logic you're gonna write? What logic you will implement? क्या कह सकते हो, क्या लॉजिक लगा सकते हो इस केस में? करण या कमल, कोई भी. सर इसका नहीं पता सर. चले, अब इसका मैं सोल्यूशन कैसे ढूंढता. अगर मैं लेमैन की तरह सोचूं तो मैंने ये कहा पहले कि दोनों बीकर्स में ऐसा कंटेंट था जो मैं अगर एक दूसरे बीकर में डालता तो वो आपस में घुल जाता है ना, या लाइक वाटर. सर अगर वाटर ऑयल है तो एक दूसरे के ऊपर मतलब एक मीडियम से एक चीज को ब्लॉक करके दूसरे मीडियम में डाला जा सकता है, मतलब जैसे अगर आप डेंसिटी की वजह से. अगर आप एग्जांपल वाटर एंड ऑयल लेंगे बच्चे, तो वो वाटर ऑयल तो आप एक बीकर में इकट्ठा कर दोगे, पर उसमें से फिर अकेला वाटर दूसरे में कैसे निकालोगे? नहीं सर, जैसे अगर हम मतलब डेंसिटी की बात करते हैं, मतलब दो चीजें डेंसिटी की बात करते हैं. समझ गया कि वाटर इज बिलो अंडरनीथ एंड ऊपर ऑयल आ जाएगा, है ना. लेकिन अब ये तो एक बीकर में आगे दोनों जब आप डालोगे तो फिर इसको दूसरे बीकर में कैसे लेके जाओगे, ऑयल को अकेले या वाटर को अकेला? आ गई ना प्रॉब्लम. फिर कोई साइंटिफिक सोल्यूशन लगाना पड़ेगा, है ना. तो इस केस में हम बहुत ईजी एग्जांपल लेंगे. हम ऐसे कंटेंट लेंगे जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, है ना. तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कंटेंट लिया आपका पेन, और इसमें मैंने आपका कंटेंट लिया इरेजर. क्या अब मैं आपको कहूँ कि आपको थर्ड बीकर की ज़रूरत है निकालने के लिए? नो सर. निकल जाएगा. कैसे? दोनों को एक ही बीकर में ला सकते हो और फिर वहाँ से अलग अलग सेपरेट कर सकते हो सकता है ना. यस सर. सो व्हाट वी कैन से इन द फर्स्ट स्टेप दैट बी में मैं ए प्लस बी को ले आऊँगा, यही कह सकता हूँ. Now if my A is 10 and my B is 20, what will be the value of B here? 30? Because B is equal to Yes sir. तो अब मुझे A में वैल्यू कितनी चाहिए है? 10, और B में कितनी चाहिए? 20. B की करंट वैल्यू कितनी है? 30. If I subtract 30 and 10, what I will get? 20. तो A में अगर मैं B minus A लिखूँ
तो कोई गलत तो नहीं है। बी की लास्ट वैल्यू थी 30, नो सर। ए की लास्ट वैल्यू है 10, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 20। नाउ आई माई ए बिकम 20. नाउ इफ आई अगेन सब्ट्रैक्ट बी माइनस ए फ्रॉम द लेटेस्ट वैल्यू आई विल गेट 10, जो कि मुझे किस में चाहिए? बी में. सो आई कैन राइट बी माइनस ए अगेन, so I can get the 10. So this becomes your logic like. सर रियल वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो सर हर जगह For example, जैसे हम इस real world like. सर वाटर और कॉफी या मतलब You are relating the variables with water and coffee. But I am not saying, वो तो सिर्फ एक हमने resemble उसको किया ताकि मैं उसको easily solve कर पाऊँ. लेकिन basic problem क्या है हमारी? To swap two numbers. तो वो दोनों वे से हो रहा है. Either we are going through first way or either we are going to second. आंसर दोनों में आ रहा है. सो उसको रियल लाइफ से कंसर्न, उसको रिलेट नहीं करना. रियल लाइफ में वी आर नॉट शिफ्टिंग कॉफी एंड ऑल अदर थिंग्स. इट इज जस्ट फॉर रिलेशन टू दोज थिंग्स. ओके सर. वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि अगर ऐसा हो तो हम कैसे सोल्यूशन निकालेंगे. सो लेट्स राइट इंट ए बी, है ना. वी राइट जस्ट टू वेरिएबल्स. वी राइट क्लियर स्क्रीन. वी जस्ट डिमांड number from the user. Enter the value of A and B. We need two time percentage d to demand two variables A and B. And then what we need to write, we need to add those two variables into single beaker. And what is the name of that beaker? B. So what we do, we pour the contents of A and B into the same beaker. Okay, then what we do, A is equal to B minus A to get the content of first beaker, and B is equal to B minus A to get the content of the second beaker, and we can print the values after swapping. So printf after swapping value of A, or either I can write after swapping A is equal to percentage D, B is equal to percentage D. At the first place of percentage D I need A, and at the second place I need B. सर Yes. सर बी में हमारी जो वैल्यू होगी वो सर अगेन 20 नहीं आ जाएगी? बी में अच्छा सर नहीं, वो इनिशियलाइज हो गया उसमें ए में 20 आ चुका था. एग्जैक्टली वो कैलकुलेट हो चुका है. सो व्हेन वी रन दिस वी नीड टू एंटर टू वेरिएबल्स एंड व्हाट वी गेट 20 एंड 10. कोई आपकी क्वेरी यहाँ तक आपको लॉजिक ना समझ आ गया ना. कई पर्सन ये भी कहते हैं कि ये सर इसका लॉजिक हम ये लिख देते हैं कि हम जहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वहाँ बी की कर देते हैं, और जहाँ बी की कर रहे हैं वहाँ पे ए की कर देते हैं, और ये लॉजिक नहीं लगाते हैं. हमारा काम चल जाएगा ना. ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी. ए की जगह मैंने बी प्रिंट कर दिया, बी की जगह ए प्रिंट कर दिया, तो स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा कि दोनों स्वैप हो गए. पर रियल में उसकी वैल्यू स्वैप नहीं हुई है. अगर हमने उसको कहीं आगे यूज़ करना हो तो वो हमारा लॉजिक नहीं रहेगा. बिकॉज लेट अस सपोज मैंने कहा दोनों के कंटेंट इंटरचेंज करो और फिर ए को मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ एंड गिव मी द आंसर, तो वहाँ पे वो फंस जाएगा. क्लियर है कमल? समझ आ रहा है? जी सर. तो आज के लिए काफ़ी है. होप सो. कल हम आगे चलेंगे, इससे आगे कुछ लॉजिक्स पे, कुछ और ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ लॉजिक्स